मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ पीरियड्स में, मुख्तलिफ एराज में इस्लाम का क्या इम्पैक्ट ऑन द वेस्ट रहा है, और मुख्तलिफ फील्ड्स में सच एज द साइंसेज एंड द आर्ट्स एंड फिलोसफी, उनमें मुसलमानों का वेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है। इसमें भी हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतना एक लंबा टॉपिक है कि आप जितना भी पढ़ते रहो वो कम है। एंड आई विल एनकरेज यू टू ऑफ कोर्स गो थ्रू your relevant books as well, but this lecture would be sufficient to give you enough idea to be able to answer any CSS question on this particular topic. The first part of this question is that what culture is Islam part of? Rather, I should say that what civilization is Islam part of? What do I mean by this? The debate is that there is an Indian civilization, there's a Chinese civilization. मैं roughly geography के हिसाब से इनके जो है ना वो बनाई जा रहा हूँ. इसके ऊपर there's a Russian civilization. Either there is an African civilization, either there is a Middle Eastern civilization, European civilization. और अमेरिका जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है. इस्लाम किस सिविलाइजेशन का हिस्सा है, या वो खुद एक सिविलाइजेशन है? एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि इस्लाम खुद एक सिविलाइजेशन है, पर अगर इस्लाम एक सिविलाइजेशन है भी तो इसकी कोई रूट तो होगी ना, कोई बेस तो होगी. अगर सोचा जाए तो हम देखते हैं कि इस्लाम की जो रूट है वो आती है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और हजरत इब्राहीम से ही क्रिश्चियनिटी की रूह आती है. क्रिश्चियनिटी, इन्हीं से जूस का आता है सिलसिला. ये दो सिलसिले हैं, और फिर इस्लाम का सिलसिला है. ठीक है. साथ में हम ये देखते हैं कि जिन फिलोसफर्स ने इस्लाम के अंदर बड़े कारनामे अंजाम दिए वो सारे ग्रीक फिलोसफर्स से इन्फ्लुएंस हुए हुए थे. ग्रीक फिलोसफर्स ने एक तरफ इस्लाम के जो तहजीब है इसको ग्रो किया, एंड ऑन द अदर साइड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरोपियन सिविलाइजेशन. सो इस्लाम इनहेरेंटली shares a very deep connection with the West, and some writers such as Sayyid Nomanul Haq, ये बहुत मशहूर हिस्टोरियन है पाकिस्तान के, इन्होंने कहा है कि इस्लाम इज एक्चुअली, इस्लाम एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रेटर सिविलाइजेशन. मसलन हमारी जो किताबें हैं, अकीदे हैं, उनका संस्कृत की किताबों और अकीदों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका चाइना से कोई ताल्लुक नहीं. पर जो वेस्ट है और जो इस्लाम है, जिनको हम आज दुश्मन के तौर पे देखते हैं, अगर हम पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि ये दोनों उसी ग्रीस, उसी मेसोपोटेमिया, उसी पर्शिया की सिविलाइजेशन से निकले हैं. और वेस्ट में भी जब आप पीछे से पीछे जाते जाएं, जैसे हमने ह्यूमन राइट्स में बात की, तो वो अपनी रूट्स को ट्रेस करते हैं साइरस सिलेंडर में, इजिप्ट में, मेसोपोटेमिया में, ग्रीस में. और ये वो इलाके हैं कि जिनको मुसलमान भी शेयर करते हैं. तो टर्की और ग्रीस उस वक्त एक ही मुल्क होते थे, एक ही इलाका था. तो जो उनका अंग्रेजों, जो पुराने जमाने का ग्रीस था जिसको वो कहते थे, आज हम उसको टर्की बोलते हैं. मुसलमानों के लिए भी इंपॉर्टेंट और वेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट. जो इजिप्ट है वो आज एक मुसलमान मुल्क है. वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्लियोपेट्रा और उसके साथ जो था वो जूलियस सीजर, और नहीं जूलियस सीजर नहीं, वो एक ए से नाम है, एंथनी जो है, मार्क एंथनी, ये सारे जो है ये इजिप्ट के थे. तो ये वहां से आता है. साइरस जो है वो ईरान का बादशाह था. अलेक्जेंडर जो था, जिसको हम सिकंदर आजम बोलते हैं, वो भी हमारा शेयर्ड है. वो यूरोप की तरफ तो गया ही नहीं, वो तो ग्रीस से हमारी तरफ आया, मशरिक की तरफ आया. तो हमारा एक एक वी आर पार्ट ऑफ द सेम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, Islam and the West. And the divergence between the two of us is an important word for you to learn. Divergence. The divergence between the two of us comes much later on. So you can attribute this to Sayyid Numan al-Haq, and you could say that Islam and the West are actually part of the same greater civilization, and they share a lot of commonalities. Science, for example, the scientific approach is a product of the Islamic Western civilization. So you can actually call it the Islamo-Western civilization, the civilization with its roots in Near East. Near East बोलते हैं जो इजराइल, फलस्तीन, सीरिया, तुर्की, इनका इलाका है, उसको बोलते हैं नियर ईस्ट. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से थे. तो हम ये देखते हैं कि सबके रूट वहां से आती है. अच्छा, अब अक्रॉस टाइम हमने सबसे पहले तो देखा कि जो रूट्स हैं वो इस्लाम की और वेस्ट की एक है. जब रूट से हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि वेस्ट तो एक कोने में यूरोप है, नीचे अफ्रीका है. इसको मैं क्लियर मैप बना देता हूं, आपको इधर बना देता हूं. नक्शे पे गौर कीजिएगा कि तकरीबन इस तरह की शेप का आपका यूरोप है, इसके नीचे आपका अफ्रीका है. अफ्रीका में पूरा नहीं बना रहा.
और यहाँ पे आपका अरब है, यहाँ पे इंडिया है, इस तरफ आपका चाइना है और ऊपर से रशिया, और ये मिल जाता है। कुछ इस तरह करके बनती है सिचुएशन। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यूरोप का इस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं था, इंडिया से, चाइना से, अफ्रीका से। इस्लाम जिन इलाकों में आया, इसको ग्रीन से कर देते हैं, ये इलाके थे जो इस्लाम के हो गए। तो बेसिकली इस्लाम ने इन इलाकों में आकर एक कनेक्शन बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ब्रिज बनाया, एक इस्लामिक पैसेजवे है जो हिस्टोरिकली लिंक करता है आपके यूरोप को यहां से समंदर के जरिए मशरिक के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ। और Islam has been the passage that connected Europe with the rest of the world. Islam was at the center, the Islamic civilization, and we connected the West with the East. So everything that the West got from the East, including spices, including mathematics, including philosophy, it came through Islam. Even a lot of the things of the West, such as Greek philosophy. Greek philosophy was lost in the West. ये आप हिस्ट्री में इसको देखेंगे कि उधर ग्रीक्स की किताबों को जला दिया गया था, तो वहां पे किसी को नहीं पता था कि अरस्तु कौन है। ग्रीस की किताबें, जो ग्रीस यहाँ पे है, ग्रीस को जब मुसलमानों ने तुर्की फतह किया, तो अब हम इसकी फतह दिखाते हैं, एक मिनट रुकें। ये जब मुसलमानों ने तुर्की फतह किया और यहां तक गए, तो उन्होंने इन की किताबें जो थी फिलोसोफर्स की, वो यहां से लेकर आए और इराक में दारुल हिकमा बनाया, दारुल तर्जुमा बनाया और उनके तर्जुमे किए अरबी में। और फिर अरबी से वो स्पेन में जो मुसलमान थे, इनके पास वो किताबें भी मौजूद थी। यूरोप में ये किताबें तब गईं जब स्पेन पर यूरोप वालों ने हमला किया और स्पेन को वापस फतह किया। उस वक्त इन्होंने जब लाइब्रेरीज खोली तो वहां पे इन्हें अरबी के अंदर वो किताबें मिली, अरस्तु की, अफलातून की। तो इनको पता चला कि ग्रीस ने क्या क्या इनके लिए जौहर जो थे वो छोड़े थे। तो इस्लाम ने ये लिंक किया है यूरोप को हमेशा, उनके माजी के साथ भी और बाकी दुनिया के साथ भी। इंडिया से जो यूरोप ने सीखा या चाइना से जो यूरोप ने सीखा, वो सब कुछ इस रास्ते से सीखा। अच्छा जी, अक्रॉस टाइम में जब हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं, ये मैंने मैप थोड़ा क्लियर बना दिया ताकि आप देख सको कि मुसलमान जो थे ये मक्का मदीना से शुरू हुए थे। बड़े बड़े इनके सेंटर्स में बगदाद शामिल है, जेरूसलम, सिकंदरिया शामिल है, और यहाँ पे अंदलुसिया जिसको स्पेन बोलते हैं अब वो शामिल है, सल्तनत उस्मानिया जिसको तुर्की बोलते हैं वो शामिल है, और मुगल जो है सल्तनत मुगलिया है जिसको आज इंडिया और पाकिस्तान बोलते हैं। तो ये मुसलमानों के बड़े बड़े सेंटर्स थे। और ये ऊपर यूरोप है, आप देख रहे हैं, ये ऊपर यूरोप है। तो यूरोप का दुनिया से जितना ताल्लुक था समंदर के जरिए, तो ये अफ्रीका के नीचे से आना तो बहुत लंबा पड़ता था, तो वो यहां से, अब ये इटली है, ये जगह इटली है, इटली से जहाज चलता था इंडिया के लिए। तो सोचो कि वो सारा तो मुसलमानों के इलाके से गुजर रहा है। अगर स्पेन से कोई चीज इंडिया जाएगी, वो भी मुसलमानों के इलाके से गुजर रही है। चाइना का रास्ता भी इधर से ही निकलता है, यहां से नीचे से घूम के जाता है। तो पूरी दुनिया का ट्रेड मुसलमानों के जो है हाथों से गुजर रहा था। तो वहां पे हम ये देखते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा कंट्रोल था और एक बहुत इन्फ्लुएंस था कि ये बताते थे क्या चीज इधर से उधर जाएगी, उधर से उधर आएगी। पेपर मसलन मुसलमानों ने यूरोप में इंट्रोड्यूस कराया। तो अब क्विकली इसको रिकैप करते हैं कि जो एंशिएंट नॉलेज था ग्रीक्स का, बेबीलोनियंस का, इराक के लोगों का, पर्शियंस का, वो मुसलमानों ने महफूज करके रखा था। और यूरोप में जो आज एंशिएंट नॉलेज पहुंचता है वो मुसलमानों के जरिए पहुंचा। दूसरा, यूरोप में जो एनलाइटनमेंट के आइडियाज आए, यूरोप में तो खाना जंगी थी। इस अरसे को जब मुसलमान कहते हैं गोल्डन एरा था इस्लाम का, उसको यूरोप में बोलते हैं डार्क एजेस। और मुसलमान जो इलाके थे उनमें उस एरिया को हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, क्योंकि यहाँ पे तरक्की भी थी, खुशहाली भी थी, भाईचारा भी था, इल्म भी था। और यूरोप में जो थी सिर्फ सिविल वॉर और खाना जंगी थी। बेसिकली जो इस वक्त हालात है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट था। अच्छा, अब उस सिचुएशन के अंदर जब मुसलमानों का मुल्क जो था अंदलुस, जिसको अब स्पेन बोलते हैं, जब स्पेन पे यूरोपियंस ने वापस कब्जा किया तो उनको वहां पे लाइब्रेरीज मिली। उनको फिर पता चला कि आइडियाज क्या क्या होते हैं। उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को भेजा, हत्ता कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद जो है वो अल अंदलुस के ग्रेजुएट्स ने रखी। और हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड अपने बादशाह का, इंग्लैंड का जो बादशाह था वो अपने बच्चों को, शहजादों और शहजादियों को पढ़ने के लिए स्पेन भेजा करता था, जिस तरह आज मुसलमान बादशाह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका या इंग्लैंड भेजते हैं। तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट जो थी सिचुएशन वो यहाँ पे चल रही थी। और अल अंदलुस से यानी स्पेन से यूरोप ने सीखा कि एनलाइटनमेंट क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, एजुकेशन की क्या वैल्यू है। उसके बाद जब ये आए, जेरूसलम के ऊपर जंगें हुई, आपको भी अंदाजा होगा, जिसको हम सलीबी जंग भी बोलते हैं इन उर्दू, और इंग्लिश में भी कॉल देम द क्रूसेड्स। So when the crusades took place in Jerusalem, this is Jerusalem, then this is at the heart of the Muslim empire.
And Europeans from England and France and Germany came to Jerusalem for the first time and they saw Muslim culture. And this was just as if, imagine करो कि आप अफगानिस्तान से कोई तालिबान को उठाते हो, उनसे कहते हो कि अमेरिका पे हमला करने चला, और जब वो अपनी फौजें लेकर अगर पहुंचे यूरोप में, फ्रांस पहुंचे या अमेरिका पहुंचे, तो वो उस जगह को देख के कितना को हैरान होंगे। उनकी सबवेज, उनकी मेट्रोज, उनकी ट्रैम्स, उनके लोग, उनका कल्चर, उनकी बिल्डिंग्स देख के कितना हैरान होंगे। ये सिचुएशन यहाँ पे हुई थी क्रूसेड्स के दौरान, सलीबी जंगों के दौरान, और वो लोग बहुत इंप्रेस हुए थे मुसलमानों को देखकर और इनकी जो लग्जरी है और जो ग्लोरी है उसको देखकर, और इन्होंने बहुत सीखा मुसलमानों से। ये वो दौर है जब मिरर, जिसको हम बोलते हैं शीशा जो है, ये मुसलमानों के यहाँ होता था, यूरोप में नहीं होता था। यूरोप में अगर आपने अपने आप को देखना होता था तो आप पानी के उसमें रिफ्लेक्शन अपना देखते थे। तो मिरर जो है वो क्रूसेड्स के दौरान, सलीबी जंगों के दौरान यूरोपियंस वापस लेके गए। इसके अलावा चेस की जो गेम है, ये यूरोपियंस जो है, ये मुसलमानों से शतरंज जो थी वो यूरोप लेकर गए क्रूसेड्स के दौरान। ये आपने अक्रॉस टाइम इन्फ्लुएंस देखा। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपियंस ने यहां से हमला करके तो अल अंदलुस को वापस फतह कर लिया, ये यूरोप का हिस्सा बन गया। मगर उसी साल मुसलमानों के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह वगैरह जो हैं, अगर आप लोग टीवी देखते हो उसमें एक दरिश और उर्तुगरुल और इस तरह की आती हैं सीरीज आती हैं, इन्होंने ये जो इलाका है जो मैं ब्रेड में कर रहा हूं, इससे इन्होंने हमला करके तो यूरोप पे हमला किया, और यहां पे एक शहर था जिसका नाम था कस्ततनिया, मेरे ख्याल से इस तरह लिखते हैं कस्ततनिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। ये मशरकी यूरोप का कैपिटल था और मशरकी यूरोप का सबसे अहम शहर था, बहुत बड़ा उनका शहर था, बड़ा ताकत का गढ़ था, और मुसलमानों ने इसको फतह कर लिया, और फतह करके इसका नाम मुसलमानों ने रखा इस्तंबुल। आज हम इसको इस्तंबुल बोलते हैं। इस्तंबुल जब फतह हुआ, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल उसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से शायद 1495 में ये हुआ है या 92 में हुआ है, ये आप डेट देख लीजिएगा। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जब हुआ है तो उस वक्त बहुत सी मुसलमानों की जो बातें हैं वो अंग्रेजों तक पहुंची उस जरिए से, क्योंकि जाहिर बात है वो शहर की आबादी तो ज्यादातर क्रिश्चियंस थे और यूरोपियन थे, तो उन्होंने उसको पहली दफा मुसलमानों से चीजें सीखी, तो वो उसको आगे लेकर गए। अच्छा, ये जो आ गया अक्रॉस द टाइम मुसलमानों का इन्फ्लुएंस आ गया यूरोप के ऊपर। अब एक तरफ सल्तनत उस्मानिया का इन्फ्लुएंस है, दूसरी तरफ अंदलुसिया का इन्फ्लुएंस है, तीसरा जो इन्फ्लुएंस है वो उल्टे हिसाब में होता है। जब मुसलमान कमजोर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और यूरोप इन पर हमला करके कॉलोनियलिज्म के तहत मुसलमानों के मुल्कों को फतह कर लेता है। मुसलमानों का मुगलिया सल्तनत थी इंडिया में, उसको अंग्रेजों ने फतह कर लिया। मुसलमानों की जो नॉर्थ अफ्रीका में जगह थी उनको फतह कर लिया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलके मशरक वस्ता के अंदर फतुहात की। तो जब अंग्रेजों ने मुसलमानों पर फतुहात की तो जाहिर बात है अब मुसलमानों ने अंग्रेजों से ज्यादा सीखना शुरू कर दिया तालीम में, तरबियत में, मगर अंग्रेज फिर भी मुसलमानों से सीख रहे थे, और इस्लाम ने उस वक्त भी यूरोप के ऊपर अपने असरात डाले। हम देखते हैं कि यूरोप में जो उनकी जबानों में कुरान का तर्जुमा है वो इस कॉलोनियलिज्म की यानी कि इस्लामारियत के दौर में होता है। हम उसके बाद देखते हैं कि यूरोप के अंदर जितने इस्लाम का जो पहले मुसलमान यूरोप गए वो कॉलोनियलिज्म की वजह से गए, बल्कि जब कॉलोनियलिज्म 1947 में मसलन पाकिस्तान से कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ और अंग्रेज वापस चले गए हैं, उसके बाद कितने पाकिस्तानी हैं जो इंग्लैंड गए हैं और इंग्लैंड जाके आबाद हुए हैं। आज मेरे ख्याल से इंग्लैंड का 2-2.5% आबादी जो है वो पाकिस्तानियों की है। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस है वेस्ट के ऊपर कि आज वेस्ट के अंदर यूरोप में, पूरे यूरोप में तकरीबन 5 से 7% जो यूरोप की आबादी है ये मुसलमान है। तो ये जाहिर बात है अगर एक 7% आबादी आपकी मुसलमान, तो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपकी पॉलिसी के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके माहौल के ऊपर। तो मुसलमान आज भी यूरोप के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो अक्रॉस फील्ड्स, मुख्तलिफ फील्ड्स में मुसलमानों का इन्फ्लुएंस है वो आप मुझसे बेहतर इसको देख सकते हैं। साइंस में मुसलमानों ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया। साइंस में कौन कौन सी साइंस में किया? एस्ट्रोनॉमी में किया। एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या बताया? जो गोल दायरा है दुनिया का, अर्थ जो है, इसका सर्क्यूम्फरेंस कि ये कितनी चौड़ी है, आसपास गोलाई कितनी है अर्थ की, ये मुसलमानों ने सबसे पहले निकाला था। नेविगेशन जो है, इसमें जो आप आज भी नक्शे को देखते हैं कि वो यूं लाइंस में बांटा होता है, वो मुसलमानों की इजाद है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स में देखते हैं कि जो डेसिमल है ये पहले नहीं होता था, तो पहले वो 5 उनको नंबर आता है और उनको 6 नंबर आता है। 5 और 6 के बीच में क्या ये नहीं पता, कहते हैं 1 2 3 4 5, 5 और 6 के बीच में तो कुछ नहीं है, 1 और 2 के बीच में तो कुछ नहीं है। मुसलमान ने कहा कि नहीं, 5.1,
5.2, 5.3, तो इनके बीच में भी आप डिवीजन कर सकते हो। ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने दिया। इससे पहले अगर आपने मसलन पाए लिखना है, अब हम आज लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 3.143 तकरीबन, तो उस जमाने में आप लिखते कि पाई इज इक्वल टू 22/7। आप ये लिख ही नहीं सकते थे यूं, क्योंकि डेसिमल का कॉन्सेप्ट नहीं था, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। फिर अलजेब्रा मुसलमानों ने दिया, सो 3x + 4x जो y हम जो करते थे स्कूल में, ये अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट जो मैथ में बहुत जरूरी है। कंप्यूटर की इजाद नहीं हो सकती थी अगर अलजेब्रा ना होता, और ये अलजेब्रा जो है ये मुसलमानों की इजाद है। जाबिर बिन हयान ने, तो वो क्या था, अलजबर वल मुकाबला किताब थी, राइटर अभी नाम आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद बायोलॉजी में, मेडिसिन के अंदर अबू अली इब्न सीना का कंट्रीब्यूशन है, किताब शिफा जो उनकी थी। इसके बाद केमिस्ट्री में जाबिर इब्न हयान जो है उनका नाम बहुत अहम है। इसके अलावा ऑप्टिक्स का एक मैंने शायद आगे नहीं लिखा, यहां लिख देता हूं। ऑप्टिक्स जो है ऐनक जो पहनते हैं हम, इसके पीछे जो साइंस है, उसमें फोटोग्राफी के पीछे जो साइंस है, जो कैमरा अभी चल रहा है यहाँ पे, इसके जो लेंस बनाने में साइंस है, उसमें मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है। तो मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन साइंसेज में मुसलमानों ने किए। इसके अलावा पढ़ाई के अंदर आज भी जब यूरोप में लोग ग्रेजुएट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, तो वो अबा पहनते हैं, जिसको वो बोलते हैं गाउन। तो वो गाउन जो है वो क्या है, वो ये है कि जो मुसलमान पढ़े लिखे लोग होते थे वो अबाया पहनते थे, वो अबाया क्या ना, सॉरी, चोखा पहनते थे। तो वो उस चोखे की याद में यूरोप की यूनिवर्सिटियों में आज भी जब कोई ग्रेजुएट करता है, कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो उसको एक गाउन पहनाते हैं, जिस तरह से मुसलमान गाउन पहनते थे, उसको रिगालिया भी बोलते हैं। उसके बाद डिग्री देने का जो तसव्वुर है ये मुसलमानों ने दिया। फैज एक शहर है मराकिश में जिसने सबसे पहले डिग्रियां देना शुरू की, और उससे सीखकर ऑक्सफोर्ड ने डिग्रियां देने का जो तरीका है वो शुरू किया। इसके बाद लिटरेचर में आप देखते हो कि 1001 नाइट जो अरेबियन नाइट्स, अलादीन वगैरह, ये इधर से लिटरेचर वहां गया है। गुलिवर्स ट्रैवल जो किताब है वो सिंदबाद के एडवेंचर्स से जो है ये इंस्पायर हुई है। सिंदबाद अरबी में था, उसको इंग्लिश में उन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल कर दिया। उसके बाद डांटे एक बहुत बड़ा उनका राइटर है, इसकी जो पोइट्री है वो सारी की सारी अरब लिटरेचर से इन्फ्लुएंस्ड है। फिलोसफी के अंदर हम गजाली को देखते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े फिलोसफर्स हम देखते हैं। उसके बाद इब्न रुश्द देखते हैं, एवरोज इनको बोलते हैं, इब्न रुश्द, एवरोज, वो देखते हैं। पोइट्री में हम देखते हैं कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है, और अभी हम इसको इंशाल्लाह कैरी ऑन कर